आज के हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे स्केचिंग की कि स्केचिंग क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है और किस तरह से हमें करनी चाहिए। तो एक स्टूडेंट के लिए शुरुआती दौर में इनिशियल डेज में उसके लिए स्केचबुक की ज़रूरत है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज कर सके, पेपर महंगा ना हो, रफ़ यूज कर सके और सपोर्टिव पेपर भी हो। तो उसके लिए जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि हमारे लिए बेस्ट स्केचबुक रहती है न्यूज प्रिंट पेपर से बनाई गई स्केचबुक, जो कॉस्ट वाइज भी रीजनेबल होती है और जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कभी किसी सिचुएशन में आपको स्केचबुक न्यूज प्रिंट पेपर की नहीं मिलती है तो उसकी जगह हम कोई भी A4 साइज़ का पेपर जो फोटो स्टेट के लिए यूज होता है या कोई भी इसी तरह का पेपर वाइट यूज कर सकते हैं, बजाय कि हम कार्ट्रिज पेपर की स्केचबुक लें या उससे महंगी स्केचबुक लें। क्योंकि हमने स्केचबुक एक प्रैक्टिस के लिए लेनी है और उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेपर कंटिन्यूसली यूज होना है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्केचबुक के लिए हमारी बात होगी किस तरह की स्केचबुक चाहिए हमें। अब हमने यहाँ पर बात करनी है कि स्केचिंग क्यों ज़रूरी है, स्केचिंग की शुरुआत क्यों की गई कला के क्षेत्र में। तो मेरा जो अनुभव है, जैसे एक बच्चा है उसके लिए एक साउंड है और वो उस साउंड का जब लेटर बनाता है या उसका शब्द लिखता है तो वो शब्द एक आकार ही तो है। और जब हम देखते हैं एक बच्चे को अ लिखना सिखाते हैं या उसको ए लिखना सिखाते हैं या डिजिट्स के अंदर उसको 1 या 1 लिखना सिखाते हैं तो हम उसको एक लिख के देते हैं और बार बार उसी को बच्चे को कहते हैं कि इसी के ऊपर अपनी पेंसिल या चौक या स्लेटी से बार बार रिपीट करता जाए ताकि वो उस आकार को समझ सके। ये बात होती है भाषा की। इसी तरह कला के क्षेत्र में भी कलाकार के लिए भी आकार एक भाषा की तरह है। जैसे हम बार बार स्केचिंग करने जाते हैं तो हम आकारों को लिखते हैं और जब हम उन आकारों को लिखते हैं तो बार बार आकारों को लिखते रहने से वो आकार हमें याद होते जाते हैं और उन आकारों का याद करना ही एक विजुअल लैंग्वेज को डेवलप करता है एक कलाकार के लिए। तो स्केचिंग में सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास स्केचबुक आता था, स्केचबुक के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे पेंसिल। पेंसिल जो बेस्ट रहती हैं वो मैक्सिमम सबसे थिक लेड की चाहिए जिसके अंदर ग्रीस ग्रेफाइट की एक बेटर क्वांटिटी और क्वालिटी हो और वो पेंसिल सॉफ्ट हो। आजकल मार्केट में अवेलेबल है इजीली 10B की पेंसिल्स। अब जनरली हम पेंसिल को शार्प करना सिखाते हैं, घटना या घटना सिखाते हैं तो हम उसका जो लेड है उसको भी साथ साथ शार्प कर देते हैं। तो हमारे हिसाब से वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है। उसके लिए बेस्ट है आप पेंसिल को शार्प कीजिए, लेकिन लेड की जो थिकनेस है उसके ऊपर आपका कटर या शार्पनर नहीं चलना चाहिए। वो आपको लेड की थिकनेस पूरी की पूरी इस्तेमाल करनी है और जब आप पेंसिल पकड़ेंगे तो आपकी एक पर्टिकुलर एंगल पर पेंसिल होती है। जनरली वो एंगल हमारा 45 के आसपास होता है। तो 45 डिग्री पे जब आपका पेंसिल यूज हो रहा है तो पेंसिल एक टेपर ले लेता है और जब वो टेपर ले लेता है तो आप उस पेंसिल से 10B की डार्कनेस और थिकनेस के साथ साथ उससे HB की पिन पॉइंट लाइन्स और लाइटनेस भी हैंडल कर सकते हो। बस सिर्फ ये है कि आपने फ्लैट करना है कि आपने उसके टिप को यूज करना है और आपको उसके ऊपर कितना प्रेशर या फोर्स डालना है जिससे कि वो पेंसिल HB से लेके 10B तक की सारी वेरिएशंस उसके अंदर डेवलप कर दे। तो ये एक अच्छी स्केचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि हमें पेंसिल को कैसे शार्प करना है। इसी के साथ जब हम बात कर रहे थे आकारों की, तो मेरा ये कहना है या हमारा ये मानना है कि हम एक स्टूडेंट को कहते हैं कि जाइए आप स्केच कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो स्केचिंग करने जाता है तो डिफरेंट तरह की चीज़ों को, आकारों को स्केच करता है और बहुत सी बार ये होता है कि वो एक ही पोजीशन का एक ही स्केच, एक ही इमेज बार बार रिपीट कर रहे हैं। पर्सन अलग अलग हो गए हैं, लोकेशन अलग अलग हो गई है, सिचुएशन अलग अलग हो गई है, लेकिन फॉर्म एक जैसी है। अगर एक ह्यूमन फिगर मेल है, लगभग सेम पोजीशन में बार बार खड़ा हुआ हम उसको रिपीट करते जा रहे हैं अपने स्केचेज के अंदर, तो उसके साथ क्या होता है कि वो स्केच हमें याद हो जाता है
इसी तरह बहुत सारे स्केच धीरे धीरे करते 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 याद होते जाते हैं। तो वो हमारे अंदर एक स्किल पैदा करते हैं, वो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे सभी कला संस्थानों के अंदर ये बात कही जाती है कि स्केचिंग करते समय आपने रबर का इस्तेमाल नहीं करना। उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि रबर का इस्तेमाल क्यों नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना, जब आप लाइंस को मिटा देते हो तो वो आपके अंदर आत्मविश्वास को कम करती है, और जब आप अपनी लाइनों को नहीं मिटाते हो और वहीं पर ही दूसरे स्केच में अपनी गलतियों को ठीक करते हो तो वो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपके स्किल को बढ़ाती है, आपकी दक्षता को बढ़ाती है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि नो इरेजर, ड्रॉ डायरेक्टली, ड्रॉ फ्लुएंटली, ड्रॉ स्पॉन्टेनियसली। It's a very, very important for a art student or for a artist.